हेलो एवरीवन। इससे पहले जो है हम लोग केमिस्ट्री के 3 लेक्चर देख चुके हैं, है ना, जिसमें हम लोग आवर्त सारणी और हाइड्रोकार्बन्स वगैरह देख रहे थे। उसके बाद जो है आगे जो हम लोग है ना कल कार्बनिक यौगिक स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसी के बाद जो है हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो कार्बन यौगिक को कितने पार्ट में बांटा गया है बोलने से 3 पार्ट में बांटा गया है। क्या क्या होता है? एक तो होता है अम्ल, और दूसरा होता है क्षार, और तीसरा होता है सॉल्ट, है ना, या लवण। तो कार्बन यौगिक को 3 पार्ट में बांटा गया है, अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल क्या होते हैं भाई? अम्ल पहली बात तो स्वाद में खट्टे रहेंगे। दूसरा, इसका पीएच मान कितना होगा बोलने से 7 से कम होगा। 0 से लेके 6.9 तक इसका रेंज रहेगा। ठीक है, 0 से 3 तक जो रहेगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, और 3 से लेके जो 6.9 तक रहेगा वो वीक एसिड रहेगा। ठीक है, तो अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होंगे। दूसरा, इसका पीएच मान 7 से कम होगा। और जनरली इसका टेक्निकल परिभाषा देखोगे तो कार्बन के यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब एग्जाम्पल थे। उसके बाद जो अम्ल जो है लिटमस, है ना, नीले लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है? लाल लिटमस में चेंज कर देता है। उसके बाद जो है कृत्रिम जो सूचक है अम्ल के, क्या क्या बोलने से, एक तो मिथाइल ऑरेंज, है ना, मिथाइल ऑरेंज जो है अम्ल की सहायता से किस में चेंज हो जाता है बोलने से? लाल रंग में चेंज हो जाता है। और फिनोप्थलीन जो है अपना कोई भी कलर चेंज नहीं करता। उसके बाद लिटमस पेपर के बारे में देखें तो लिटमस पेपर का जो है नेचुरल कलर क्या रहता है बोलने से? बैगनी रहता है। लिटमस पेपर लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है, जो सिम्बायोटिक रिलेशन, है ना, सहजीवी संबंध में रहते हैं। उसके बाद लाइकेन का जो पौधा है, लाइकेन वगैरह जो है, इससे फिट्स का दवाई बनाते हैं, मिर्गी का। उसके बाद ये वायु प्रदूषण का भी इंडिकेटर है, सूचक है। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं भाई? विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब इसमें विद्युत का चालन जो है आसानी से हो जाता है, और क्योंकि ये विद्युत अपघट्य होते हैं ना, विद्युत में अपघटन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखोगे अम्ल और क्षार के लिए जो है ना सिद्धांत देखोगे, अम्ल और क्षार के लिए जो पीएच सिद्धांत, पहली बात पीएच स्केल, है ना, पीएच स्केल की खोज किसने की? सोरेनसन साहब ने किया। कब किया बोलने से? 1931 में किया। पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। वही चीज बताया था, 0 से लेकर 14 तक रहेगा। 7 से पहले अम्लीय माध्यम, 7 के बाद जो है क्षारीय माध्यम रहेगा। जितना इधर पीछे तरफ आएंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना इस तरफ आगे जाएंगे वो जो है स्ट्रॉन्ग बेस होगा। उसके बाद एग्जाम्पल देखें स्ट्रॉन्ग एसिड के क्या क्या है, 2-3 याद रखना जहां से क्वेश्चन आता ही है। एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरा है नाइट्रिक एसिड, है HNO3। ठीक, उसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग बेस देखोगे, ये क्या है बोले से? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक जो अम्ल रहेंगे जनरली इसी को जो है हम लोग है ना खाने में यूज करते हैं। कौन कौन सा? एक तो ऑक्जेलिक एसिड, और दूसरा है टॉर्टेरिक एसिड, और तीसरा है एसिटिक एसिड। ठीक, उसके बाद अम्ल के टाइप देखिए। पहला ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल मतलब जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है दोनों के तत्व एलिमेंट जो है उपस्थित रहेंगे। ठीक है, ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल में क्या क्या रहेगा बोले से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व रहेंगे। इसके क्या क्या एग्जाम्पल है? एक तो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद है फास्फोर एसिड, फास्फोरिक एसिड, उसके बाद है बोरिक एसिड। फिर हाइड्रो अम्ल क्या होगा? हाइड्रो अम्ल में क्या होगा? ऑक्सीजन इस बार नहीं रहेगा, इसमें जो है हाइड्रोजन जो है ना किसी भी हेलोजन ग्रुप से जो है मिला रहेगा। जैसे हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया, है ना, हाइड्रोसाइनाइड हो गया, ये जो है हाइड्रो अम्ल है। उसके बाद खनिज अम्ल क्या होंगे? जिसमें कार्बन नहीं रहेगा। ठीक है, कार्बन नहीं रहेगा उसको खनिज अम्ल बोलेंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, फिर नाइट्रिक एसिड हो गया, फिर HPPO4 देखे थे हम लोग, ये फास्फोरिक एसिड। उसके बाद जो प्रबल अम्ल है ना, प्रबल अम्ल क्या रहेगा? जिसका जो है पीएच मान जो है 0 से लेके 3 रहेगा, मतलब मैं बता उल्टा साइड, ये वाला जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसके बाद दुर्बल अम्ल जो है जिसका पीएच मान 3 से लेकर लगभग 6.9 तक रहेगा। कौन कौन से थे? ऑक्जेलिक था, कार्बनिक था, और एसिटिक था। उसके बाद अम्ल और क्षार के लिए जो है 2-3 सिद्धांत याद रखोगे। सबसे पहले आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस साहब क्या बताए थे? अम्ल जो है जल से अभिक्रिया करके H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन त्याग करते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। क्षार जो है ना, क्षार जो है जल से अभिक्रिया करके OH आयन जो है ग्रहण करते हैं। उसके बाद ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का सिद्धांत क्या बोला? ब्रॉन्स्टेड साहब क्या बोलते हैं? अम्ल क्या है बोलने से? ऐसे रासायनिक यौगिक है जो जल में प्रोटॉन का त्याग करते हैं। ठीक है, बस एक ही पॉइंट को याद रखना है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बताया ऐसे रासायनिक यौगिक जो जल में प्रोटॉन का त्याग करते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्षार क्या होंगे? जो प्रोटॉन को स्वीकार करेंगे, ये त्याग करेंगे तो ये स्वीकार करेंगे। ठीक है, उसके बाद लुईस सिद्धांत क्या बताते हैं? अम्ल वे होते हैं जो साझे युग्मित, है ना, जो पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको स्वीकार करते हैं, और इन्हीं साझे युग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? लोन पेयर या खाली पड़े इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये स्वीकार करेंगे साझे
इसमें की पॉइंट क्या याद रखोगे, साझे युग्म, मतलब संयुक्त रूप से जो है इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करते हैं, और क्षार क्या होंगे, साझे इलेक्ट्रॉन को जो है त्याग करते हैं। ठीक है, तो लुईस अम्ल के एग्जाम्पल है, एक तो हाइड्रोजन हो गया, लुईस क्षार का उदाहरण है अमोनिया हो गया। उसके बाद जो है संलग्न अम्ल और संलग्न क्षार क्या होता है, संलग्न अम्ल, संलग्न मतलब संयुग्मी है ना, मिला हुआ, तो वैसे अम्ल जो कार्बनिक यौगिक होते हैं और अम्ल द्वारा क्षार को डोनेट किए गए प्रोटॉन के जुड़ने से बनता है। ठीक है, अम्ल जो है ना, जनरली अम्ल का मतलब ही क्या होता है, जनरली ये प्रोटॉन को त्याग करने की इनमें क्षमता होती है। जनरली संलग्न का मतलब जो प्रोटॉन को त्याग करने की जिसमें क्षमता होती है, और जो संलग्न क्षार क्या होंगे, जो प्रोटॉन ग्रहण करने की इसमें क्षमता होंगे, यही चीज उसको बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से मेन देख रहे थे अम्लों के नाम। अब एक एक अम्ल देखते हैं, जिसमें से जो है पहला अम्ल है जिसका नाम है HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी का दूसरा नाम क्या है, इसको म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसी को म्यूरेटिक एसिड भी नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर मिलता है बोलने से, ये पेट में जो है ऐसे पत्ती टाइप का रहता है, उसमें जो है ना पेट में अग्नाशय रस में भी पाया जाता है। उसके अलावा जो है ये जो है सूक्ष्म जीव है ना, सूक्ष्म जीव को मारने में भी जो है इसका यूज किया जाता है, सहायक रहता है। उसके बाद जो है यह आयरन को गैल्वेनीकरण प्रक्रिया से पहले धोने में काम लिया जाता है। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या होता है, लोहा या स्टील जो भी पदार्थ रहते हैं, स्टील जो भी धातु रहते हैं, लोहा या स्टील, उस पर जो है ना जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, ताकि जो है इसको जंग लगने से बचाया जा सके, और इसका जो यूज जो है लंबे समय तक किया जा सके, या इसका जीवन काल बढ़ाया जा सके। तो आयरन को जो है गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया से पहले भी जो है धोने में काम लिया जाता है। ठीक, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी का नाम म्यूरेटिक एसिड, ये पेट में अग्नाशय रस में पाया जाएगा, सूक्ष्म जीव को मारने में काम होगा, और गैल्वेनीकरण जो आयरन को जो है गैल्वेनीकरण प्रक्रिया के धोने से पहले इसको यूज करते हैं। ये जो है बाथरूम क्लीनर के रूप में भी यूज होता है। इसका उपयोग एक्वारिजिया है ना, एक्वारिजिया या शाही जल, जो हमारा नोबल धातु है ना, नोबल धातुएं हैं, उसको जो है जनरली धोने में, नोबल धातुएं कौन कौन सी होंगी, जैसे आपका हो गया सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, तो ये सब को जो है ना धोने में, उसका जो जैसे देखे होगे जो सोनार के दुकान में जो है सोना वगैरह लेके जाते हैं या चांदी को, उसमें जो गंदगी वगैरह लग जाता है, काला पड़ जाता है, तो वो जो है वॉश करके दे देता है, फिर से वैसी नया बन जाता है। तो वही जो है हमारा जो HCl है, इसका यूज जो है एक्वारेजिया या शाही जल बनाने में किया जाता है। अब एक्वारेजिया या शाही जल क्या होता है, इसको देखोगे, सबसे पहले एक्वारेजिया ना, या इसी को बोलते हैं शाही जल। इसका रंग कैसा रहता है बोलने से, नेचुरल रूप से इसका रंग जो है हल्का पीला नारंगी रहता है। ठीक है, पीला और नारंगी के आसपास होता है। ठीक, उसके बाद इसमें रेशियो याद रखोगे, इसमें जो है दो आपको मिलेंगे, दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको HCl और दूसरा मिलेगा नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, तो HNO3, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है मिलता है। इसका रेशियो क्या रहता है बोलने से, HCl जो है 3 अनुपात में रहता है और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है 1 अनुपात में रहता है। ठीक है, तो एक्वारेजिया का यूज किस में करते हैं, इसको बनाने में HCl 3 पार्ट रहता है और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है कितना रहता है बोलने से 1 पार्ट रहता है। तो एक्वारेजिया जो है वही जो नोबल धातु बताया था, नोबल धातु जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनियम हो गया, इसको धोने में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद HCl का उपयोग जो है चमड़े की सफाई वगैरह करने में, PVC जो है पाइप रहता है उसको बनाने में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा अम्ल हो गया, देखो 2-3 इंपॉर्टेंट अम्ल है जो जहां से क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगला जो है हमारा H2SO4, इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को जो है अम्लों का राजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, H2SO4 होता है, इसको अम्लों का राजा भी बोलते हैं। ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज जो है सीसा संचालक सेल है ना, जो सीसा संचालक सेल रहता है, बैटरी रहता है, उसमें यूज करते हैं। उसमें याद रखोगे सीसा संचालक सेल में जो है, इसमें जो है ना 2 कंपोनेंट यूज होते हैं। सबसे पहले जो है आपका डिस्टिल्ड वाटर या आसुत जल होता है ना, आसुत जल, और दूसरा रहता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता है, लगभग 38% के आसपास होता है, और आसुत जल जो है लगभग 62% के आसपास होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्लों को अम्लों का राजा भी बोलते हैं, है ना। ये सीसा संचालक सेल में जो है यूज होता है, उसमें जो है 38% H2SO4 होता है और लगभग 62% जो है डिस्टिल वाटर या आसुत जल होता है। ठीक, इसी का दूसरा नाम क्या है, ऑयल ऑफ विट्रियल है। उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का यूज जो है जितने भी जो आग बुझाने वाले यंत्र है उसमें भी किया जाता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में याद रखोगे जो 2 लेयर रहते हैं, एक अंदर और बाहरी, तो मेनली अंदर लेयर में जो है सल्फ्यूरिक एसिड और बाहरी लेयर में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अग्निशामक यंत्रों में जो है सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हम लोग उर्वरक बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में और HCl बनाने में भी यूज करते हैं। उसके बाद जो है तीसरा है हमारा नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड देखोगे HNO3, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं बोले से, एक्वारेजिया देखे थे हम लोग, HCl और नाइट्रिक एसिड का यूज देखे थे। तो HCl जो है 3 पार्ट
में था, और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड जो है हमारा कितना था बोलने से 1 पार्ट में था। इसका यूज़ जो है एक्वारेजिया बनाने में करेंगे, जो एक्वारेजिया नोबल धातु रहेगा उसको धोने में यूज़ होता है। फिर उसके बाद जो है एक्वारेजिया के विलयन में बनाने में होता है। दूसरा, इसका उपयोग जो है विस्फोटक है ना, जितने भी जो एक्सप्लोसिव रहते हैं उसको बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है। अब एक्सप्लोसिव देखोगे 2 टाइप के रहेंगे, एक तो आप याद रखोगे है ना, कैटेगरी बांटे गया है, देखो तो एक्सप्लोजिव देखोगे तो सबसे पहले याद रखोगे TNT है ना। TNT का फुल फॉर्म क्या है बोलने से, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन थे बोलने से, जोसेफ बिल्ड्रॉन साहब थे। इन्होंने खोज कब किया बोलने से 1963 में किया, ठीक है। इसमें याद रखोगे देखो दोनों, चाहे TNT हो गया चाहे RDX हो गया। RDX का फुल फॉर्म देख लेते हैं। RDX क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव। इसके खोजकर्ता कौन है, इसका रासायनिक नाम क्या है बोलने से, देखो पहले खोजकर्ता देख लो, खोजकर्ता हेनिंग साहब है, ठीक है। तो RDX के खोजकर्ता कौन है बोलने से, हेनिंग। उसके बाद जो है इसका रासायनिक नाम क्या है बोलने से, क्लोरोट्राई नाइट्रोमेथिल है ना, क्लोरोट्राई नाइट्रोमेथिल ट्राई नाइट्रोअमाइन है ना, ट्राई नाइट्रोअमाइन, क्लोरोट्राई नाइट्रोमेथिल ट्राई नाइट्रोअमाइन इसका रासायनिक नाम है, इसी को RDX बोलते हैं। इसके खोजकर्ता कौन है बोलने से, हेनिंग है, ठीक है। अब इसका सूत्र थोड़ा सा पूछता है कभी कभी, देखो 4 इसमें आपको एलिमेंट मिलेंगे दोनों में, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें भी सेम रहेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। याद रखोगे तीनों में 6 फिल करने जाना है ना, हाइड्रोजन के 6 अणु है ना, नाइट्रोजन के 6, ऑक्सीजन के 6 और कार्बन के कितना होगा 3, ठीक। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 4 जो है आपको एलिमेंट रहेंगे है ना, 4 आपको तत्व रहेंगे। उसमें से याद रखोगे कार्बन के 3, हाइड्रोजन के 6, नाइट्रोजन के 6 और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर भी सेम है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें याद रखोगे 3 6, 3 का दुगना 6, उसके बाद है 7 5, ठीक। 3 6 7 5 याद रखोगे, 3 6 7 5, ठीक है। तो इसमें सेम वही चीज़ है, एक तो एक्सप्लोसिव के बारे में बताया है ना, TNT हो गया, RDX हो गया, इसका खोजकर्ता वगैरह कौन है और इसका केमिकल फॉर्मूला जो है, सूत्र क्या है ये बता दिया। उसके बाद जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का यूज जो है अम्ल वर्षा है ना, अम्ल वर्षा जो एसिडिक रेन होता है, एसिडिक रेन में भी जो है नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। इसमें देखो अम्ल वर्षा के बारे में 2-3 चीज याद रखना है जहाँ से क्वेश्चन आता है। अम्ल वर्षा जनरली जितने भी जो जीवाश्म ईंधन रहते हैं उसको जलाने से क्या होता है, उसको जलाने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, ये अम्ल वर्षा से क्या होगा भाई, पेड़ पौधे वगैरह को नुकसान होगा, मृदा रहेगा, मृदा मिट्टी को नुकसान होगा, जितने भी जो जलीय जीव रहेंगे उनको जो है मतलब क्षति पहुंचता है, ठीक है। अब देखो अम्ल वर्षा में आपको 2 चीज पूछता है, अम्ल वर्षा किससे होता है, कौन कौन, देखो यहां से आपको 2 क्वेश्चन आएगा। अम्ल वर्षा में याद रखोगे इंपॉर्टेंट 2 गैस है ना, गैस और इंपॉर्टेंट 2 एसिड है ना, एसिड। देखो पहले गैस से ही बाद में वो जल वाष्प की सहायता से जो है एसिड बनता है। तो इंपॉर्टेंट 2 गैस कौन कौन से बोलने से, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। तो SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड मेन जो है इसके कंपोनेंट गैस है बोल सकते हैं। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इन्हीं के जो है ना ये जो है जल वाष्प है ना, जो वेपर होता है उससे अभिक्रिया करके H2SO4 बनाता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है जल वाष्प से अभिक्रिया करके बाद क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा। इसलिए जो है नाइट्रिक एसिड एसिड रेन में भी उपस्थित रहते हैं। गैस के रूप में बोलोगे तो 2-3 इंपॉर्टेंट गैस, नाइट्रोजन गैस है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उसके बाद जो है सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड में याद रखोगे एक तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एक नाइट्रिक एसिड हो गया। उसके बाद अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू कितना होता है, 5.6, मतलब कैसा रहेगा, अम्लीय माध्यम रहेगा। उसके बाद मैं बताया था आपको कृत्रिम धुआं और कृत्रिम वर्षा है ना, कृत्रिम वर्षा में जो है आप लोग सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा एसिड है बेंजोइक एसिड है ना, बेंजोइक एसिड जो है जितने भी जो फूड प्रोडक्ट है उन लोग को कंजर्वेटिव संरक्षित करने के लिए जो है इसको यूज करते हैं। इसका यूज जो है दवाई बनाने वगैरह में भी करते हैं। उसके बाद जो है ऑक्सीजेलिक एसिड है ना, ऑक्सीजेलिक एसिड क्या होता है, इसका पहली बात ऑक्सीजन, देखो आपको फॉर्मूला भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, केमिकल फॉर्मूला देखो बेंजोइक एसिड का कितना है बोलने से C6H5COOH, ठीक है। उसके बाद जो है ऑक्सीजेलिक एसिड याद रखोगे ये मिलता कहाँ पर है बोलने से, टमाटर और पालक में मिलता है, ठीक है। जो हमारे ब्लड है, ब्लड में क्या पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है कैल्शियम, ठीक है। ब्लड में बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, उसमें जो है पाया जाता है कैल्शियम। अब जो टमाटर हो गया या पालक हो गया, इसका अत्यधिक सेवन करने से क्या होता है, जो हमको कौन सा एसिड मिलता है बोलने से, ऑक्सीजेलिक एसिड मिलता है, ठीक। ये जो है ऑक्सीजेलिक एसिड जो है कैल्शियम से अभिक्रिया करके किस में चेंज होता है बोलने से, कैल्शियम सल्फेट में चेंज होता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट में चेंज होता है, कैल्शियम सल्फेट में चेंज हुआ, ये क्या संरचना रहता है बोलने से, क्रिस्टली पत्थरनुमा संरचना रहता है, हार्ड फॉर्म रहता है, वही जो है आगे चल के जो है पथरी वगैरह का कारण बनता है, ठीक है। तो ये टमाटर और पालक में पाया जाता है,
ठीक, इसके उपयोग जो है और कहाँ कहाँ करते हैं ऑक्जेलिक एसिड का, एक तो कपड़ों से जो है जंग के धब्बे वगैरह हटाने में यूज करते हैं। उसके बाद देखोगे एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड जो है ना ये कहाँ, इसका फॉर्मूला क्या है बोलने से CH3COOH है। एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है, जो विनेगर रहता है, विनेगर में जो है 95% तो आपका वाटर रहेगा और 5% क्या रहेगा बोलने से एसिटिक एसिड रहेगा। ठीक, उसके बाद अगला एसिड है हमारा बोरिक एसिड है ना, बोरिक एसिड इसका फॉर्मूला है H3BO3 है। इसका दूसरा नाम क्या है बोलने से ऑर्थोबोरिक एसिड भी है। जितने भी जो आई ड्रॉप वगैरह रहते हैं है ना, आंख को धोने वाली दवाइयां वगैरह रहती हैं उसमें यूज करते हैं। दूसरा जो है इसका एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह बनाने में भी यूज करते हैं। उसके बाद जो है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जनरली बनता किससे बोलने से CO2 गैस और जो वाटर है ना, ये दोनों से मिलकर जो है आपका कार्बोनिक एसिड बनता है, जिसका फॉर्मूला है H2CO3 है। ठीक, जितने भी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स रहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसमें पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है बोलने से वो कार्बोनिक एसिड है। उसके बाद और टर्टरिक एसिड कहाँ मिलेगा, टर्टरिक एसिड मिलेगा आपको इमली में ना, इमली में टर्टरिक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इमली में, हल्दी में, टमाटर में है ना, सेब में, फिर कच्चे आम में, पक्के आम में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, तो टर्टरिक एसिड याद रखोगे इमली में पाए जाते हैं। उसके बाद जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है HCOOH है ना, HCOOH। ठीक, ये लाल चींटी रहता है, जितने भी लाल चींटी रहता है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, बस्तर वगैरह क्षेत्र में जो है जो चापड़ा चटनी वगैरह खाते हैं, ठीक है, एक तो विटामिन सी का सोर्स है ना, दूसरा जो है इसमें फॉर्मिक एसिड वगैरह पाया जाता है लाल चींटी में। ठीक है, उसके बाद टर्टरिक एसिड याद रखोगे इमली में पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में मिलते हैं। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एसिड बता दे रहा हूँ। एक तो दही, दही में याद रखोगे लैक्टिक एसिड रहता है ना, लैक्टिक एसिड बनने से जो थकावट वगैरह जो है आपको बढ़ता है ऐसा बोलते हैं, तो दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सेब में मिलेगा मेलिक एसिड, ठीक है, मेलिक एसिड। मक्खन में मिलेगा ब्यूटेरिक एसिड। गेहूं में मिलेगा ग्लूमेटिक एसिड है, ग्लूटेमिक है ना, ग्लूटेमिक एसिड मिलेगा। देखो आम के बारे में दो चीजें, एक तो आम यदि कच्चा है और दूसरा आम जो है पका है। देखो आम यदि कच्चा है मतलब हरा कलर का है तो उस कंडीशन में आपको एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा और दूसरा खट्टापन जो है सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, आम यदि कच्चा है या हरा है तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। आम यदि पका हुआ है तो इसमें क्या मिलेगा, मेलिक एसिड मिलेगा। वैसे ही जो है मेलिक एसिड कहाँ पर मिलेगा, मेलिक एसिड जो है किससे मिलता है बोलने से सेब में मिलता है। ठीक है, उसके बाद अंगूर हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, जितने भी खट्टे फल रहेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, सिट्रिक एसिड मिलेगा। आंवला में क्या मिलेगा, आंवला में एक तो एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा। चाय में देखोगे, चाय में क्या रहता है बोला, टेनिक एसिड रहता है। जितने भी दर्द निवारक जो मेडिसिन रहते हैं उसमें क्या रहता है बोले से सैलिसिलिक एसिड रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट अम्ल के बारे में। उसके बाद जो है क्षार है ना, इसी को बेस बोलते हैं या हिंदी में भस्म भी बोलते हैं। क्षार कैसा रहेगा, अम्ल जो है स्वाद में खट्टे रहते थे, लेकिन क्षार कैसा रहेगा बोलने से क्षार जो है स्वाद में कड़वा रहेगा। इसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा रहेगा और 14 से कम रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखोगे इसका ऐसे कार्बन यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करते हैं, वो ग्रहण करता था, ये त्याग कर रहा है। ठीक है, जलीय विलयन में जो है हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करते हैं, जलीय क्षार कहलाते हैं। ठीक है, NaOH बताया प्लस जल जो है Na सोडियम प्लस जो है आपका OH आयन में विभक्त होगा। ठीक है, तो क्षार का प्रतीक देखोगे, क्षार जो है जो लाल लिटमस पेपर को किस में चेंज करता है बोलने से लाल लिटमस पेपर को नीले में चेंज करता है। उसके बाद देखोगे जो क्षार जो है मिथाइल ऑरेंज को जो है पीले रंग में चेंज करता है और फिनप्थलीन जो है अम्ल में कोई चेंज नहीं हो रहा था, क्षार में जो है गुलाबी रंग देता है। ठीक है, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्षार वगैरह देखोगे कौन कौन से क्षार है बोलने से सबसे पहला जो क्षार है हमारा क्षार है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसी को जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका यूज जो है हम लोग एंटी एसिड है ना, एंटी एसिड के रूप में करते हैं। एंटी एसिड के रूप में आप लोग पीते हो, एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक तो इनो पीते हैं और उसके बाद जो डाइजिन वगैरह जो सिरप रहते हैं उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं बोलने से एंटी एसिड के रूप में करते हैं। ठीक है, जो HCl हो गया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये MgCl2 + H2 के रूप में बनता है। ठीक है, इसका pH वैल्यू कितना रहेगा मतलब 10.5। देखो अम्लीयता की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो आपको उसको बैलेंस करने के लिए क्या देते हैं, क्षारीय मात्रा अधिक कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो है अगला क्षार है जिंक ऑक्साइड है ना, इसी को जिंकाइट या जिंक का फूल के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी जो एंटी टेनिंग क्रीम वगैरह या प्रोडक्ट रहते हैं उसमें जो है जिंक ऑक्साइड का यूज करते हैं। जिंक ऑक्साइड कैसा है बोलने से ये एक उभयधर्मी अणु है ना, उभयधर्मी मतलब जो दोनों की तरह यूज होगा। ठीक है,
तो ये जिंक ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी यूज है, उभयधर्मी अणु है। इसका यूज जो है जितने भी जो आर्टिफिशियली टीथ रहते हैं उसका पाउडर बनाने में किया जाता है ना, कृत्रिम दांतों का पाउडर बनाने में यूज करते हैं। उसके बाद जो है कैल्शियम ऑक्साइड है ना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, इसका उपयोग क्या के लिए करते हैं, सीमेंट के निर्माण में करते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसका यूज जो है हम लोग सीमेंट के निर्माण में करते हैं। उसके बाद जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या है, ये इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं ना। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना या खाने योग्य चूना भी बोलते हैं। दीवारों के सफेद धुलाई करने में भी ये सहायक है। अब जो सीमेंट है, सीमेंट के बारे में 2-3 चीज क्वेश्चन हमेशा पूछता है। सबसे पहले जो है सीमेंट के खोजकर्ता कहाँ के थे बोलने से, पोलैंड के थे। इसके खोजकर्ता कौन थे, पोर्टलैंड के थे। ठीक है, पोर्टलैंड के थे। दूसरा जो है इसके खोजकर्ता कौन है बोलने से, जोसेफ एस्पिडेन है ना, जोसेफ एस्पिडेन इसके खोजकर्ता है। तो सीमेंट के खोजकर्ता जोसेफ एस्पिडेन है। कब खोजा था, 1828 के आसपास खोजा रहा है। उसके बाद ये कहाँ के थे बोलने से, पोर्टलैंड के थे। ठीक है, अब जो सीमेंट है इसमें मेन कंपोनेंट क्या क्या रहेगा, सबसे पहले याद रखोगे एल्यूमिनियम है ना, कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा। उसके बाद जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहेगा, सिलिकॉन ऑक्साइड रहेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा, आयरन ऑक्साइड वगैरह रहेगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड कितना रहता है बोलने से, याद रखो कि कैल्शियम ऑक्साइड रहता है लगभग 50 से 60% रहता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना रहता है बोलने से, 5 से लेकर 10% तक रहता है। सिलिकॉन ऑक्साइड कितना रहता है बोलने से, ये भी 8 से लेकर 10 रहता है। ठीक है, 8 से 10% के आसपास रहता है। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड याद रखोगे, या फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं, ये कितना रहता है बोलने से 4 से लेकर 8% रहेगा। ठीक, तो सीमेंट के बारे में खोजकर्ता कौन है, कहाँ के थे, उसके बाद कब खोजा गया था, इसके जो संगठन मतलब इसका कंपोजिशन में देखोगे कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड रहेगा। अलग अलग रेशियो है। ठीक है, उसके बाद अगला है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखोगे, ये सबसे प्रबल क्षार है ना, सबसे मजबूत क्षार है। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है बोलने से, इसी का दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। इसका यूज क्या के लिए करते हैं बोलने से, जितने भी जो हार्ड साबुन है ना, कठोर साबुन है, उसको बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो जो कठोर साबुन है, जनरली धोने वगैरह का जो साबुन वगैरह रहता है उसी को कठोर साबुन बोलते हैं। तो इसका यूज जो है कठोर साबुन बनाने में करते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, कास्टिक सोडा। यह सबसे प्रबल क्षार रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका उपयोग जनरली मुलायम साबुन बनाने में करते हैं। मुलायम साबुन बनने से नहाने का साबुन होगा। इसका पीएच वैल्यू कितना रहेगा, 12 से लेकर 12.5 रहेगा। उसके बाद जो हम लोग देखे थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, जो कठोर जल रहता है, हार्ड वाटर रहता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में जो है हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद जो है सोडा है ना, सोडा देखोगे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा हो गया, फिर धोने का सोडा हो गया, अलग अलग रहता है। ठीक है, देखो सबसे पहले खाने का सोडा या इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है बोलने से, NaHCO3 है। इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी का फॉर्मूला NaHCO3। इसका यूज जनरली कहाँ करते हैं, जितने भी जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का यूज जो है हम लोग जितने भी केक या बेकिंग प्रोडक्ट रहते हैं उसको जो मुलायम बनाने के लिए और उसको फुलाने के लिए जो हम लोग बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है, दूसरा इसका यूज़ जो है जितने भी आग बुझाने वाले यंत्र वगैरह है उसमें यूज़ करते हैं। तीसरा, ये एंटी एसिड की तरह काम करता है। चौथा, ये कपड़ों से पेंट वगैरह के धब्बे निकालने में भी सहायक है। ठीक है, दूसरा जो है सोडा एस या इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट याद रखोगे Na2CO3 है ना, इसी को जो है क्या बोलते हैं, धावन सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, धावन सोडा Na2CO3 है ना, सोडियम कार्बोनेट और वाटर के 10 मोलिक्यूल, ये दोनों मिलकर जो है धावन सोडे का निर्माण करते हैं, या इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट वो खाने का सोडा या बेकिंग सोडा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मतलब NaOH है ना, NaOH कास्टिक सोडा है। यह भी जो है कपड़े के धोने के साबुन बनाने में, कपड़े का जो साबुन रहता है, धोने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, उसमें जो है सहायक होता है। ठीक, उसके बाद लवण है ना, लवण जो है, लवण देखोगे सॉल्ट जो है प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार ना, अम्ल और क्षार के मिलने से जनरली लवण या सॉल्ट का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखोगे HCl है ना, अम्ल हो गया, क्षार जो है NaOH है ना, NaOH हो गया। ये दोनों मिलने के बाद जो है NaCl है ना, यहाँ से Na सोडियम, यहाँ से क्लोरीन है ना, सोडियम और क्लोरीन मिला। और दूसरा जो है वाटर है ना, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, इधर एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर जो है वो सॉल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अम्ल और क्षार के मिलने से जनरली क्या बनता है बोलने से, लवण बनता है, सॉल्ट बनता है। अब कौन कौन से सॉल्ट है बोलने से, इंपॉर्टेंट सॉल्ट जो है, देखो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको याद करने वाली चीज़ें रहेंगी, इसमें सीधे चीज़ें पूछेगा, ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका यूज़ किस में करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से रखोगे, इसका नाम है पोटाश एलम। पोटाश एलम किसको बोलते हैं, फिटकरी को बोलते हैं। जितने भी जो
सैलून वगैरह रहते हैं, नई दुकान वगैरह रहते हैं, वहाँ पर जो है इसको यूज़ करते हैं। अब फिटकरी का यूज़ आप लोग जानते होंगे, एक तो जो है वाटर जो रहता है पानी का सफाई में यूज़ करते हैं। दूसरा चीज़ इसका यूज़ करते हैं, जितने भी जो सैलून वगैरह में भी आप लोग देखे होंगे, कुछ भी चीज़ शेविंग वगैरह कराते समय जो कुछ कट वट लग जाता है तो जनरली वहाँ पर क्या लगाते हैं, फिटकरी लगाते हैं। ठीक, फिटकरी कोई क्या बोलते हैं, पोटासिलम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखोगे, अभी देखो आपको मैच द फॉलोइंग में जो है क्वेश्चंस वगैरह आएंगे फॉर्मूला से या इसका पर्टिकुलर यूज से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है बोलने से K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस, उसके बाद जो है 24H2O। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद इसका रासायनिक नाम क्या है ना, केमिकल नेम याद रखोगे, इसका नाम है जलीय पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट याद रखोगे, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, उसके बाद जो है 24H2O। ठीक है, इसका जो है रासायनिक नेम क्या है बोलने से पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका यूज बताया था मैं, वही रक्त के बहाव को रोकने के लिए किया जाता है, दूसरा जल के शुद्धिकरण में करते हैं। उसके बाद अगला देखोगे जिप्सम लवण, है ना, लवण जो सॉल्ट जो है अलग अलग है। तो अगला जो है हम पहला पोटासियम ये देख लिए, सबसे पहले पोटासियम देखें, उसके बाद है जिप्सम लवण, है ना। जिप्सम लवण का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट, और वाटर के जो है 2 मॉलिक्यूल है डॉट 2H2O, इसको क्या बोलेंगे, है ना, जलीय कैल्शियम सल्फेट। इसका निर्माण जनरली हम लोग किस में करते हैं बोले से, सीमेंट बनाने में, और पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में करते हैं। ठीक है, जिप्सम जो जिप्सम सॉल्ट है जिसका फॉर्मूला है CaSO4 डॉट 2H2O, इसको कैल्शियम सल्फेट, जलीय कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जो है सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में करते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है एक्चुअल में, कैल्शियम सल्फेट और डॉट जो वाटर के जो है हाफ मॉलिक्यूल, है ना, हाफ मॉलिक्यूल के मिलकर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। तो सेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद अगला है ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl का होल ट्वाइस। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है। ये क्या करता है भाई, ब्लीचिंग पाउडर जल के शुद्धिकरण में सहायक है, और दूसरा कॉटन ब्लीचिंग में भी सहायक है। उसके बाद अगला है पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। पोटेशियम नाइट्रेट इसको क्या बोलते हैं, गन पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो यूज जो है उर्वरक बनाने में किया जाता है। ठीक, उसके बाद है अगला है पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4, है ना, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं। इसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी जो सन टैनिंग, है ना, सन टैनिंग वगैरह हुआ रहता है, धूप से जो है जो भी टैनिंग वगैरह हुआ रहता है उसको जो है हटाने में इसका यूज करते हैं। उसके बाद देखोगे डबल सॉल्ट, है ना, द्विक लवण कौन कौन से बोलने से, सबसे पहले याद रखोगे मोहर लवण, ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है ये, है ना, ज़्यादा इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल वगैरह चीज़ ऐसा नहीं है ना। मोहर लवण का फॉर्मूला क्या है बोलने से, FeSO4, है ना, फिर NOH का होल ट्वाइस डॉट SO4 डॉट 6H2। ठीक, इसका केमिकल नेम क्या है बोलने से, जली फेरस अमोनियम सल्फेट, है ना, फेरस अमोनियम सल्फेट है। उसके बाद इसका यूज जो है हम लोग दवाइयों के निर्माण में करते हैं। सबसे पहले ड्रिक सॉल्ट डबल सॉल्ट के रूप में याद रखोगे, मोहर लवण हो गया। उसके बाद है इप्सम लवण, इप्सम लवण का है ना, इप्सम लवण का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीम, है ना, जली मैग्नीशियम सल्फेट जो है इसका रासायनिक नाम है। तो MgSO4 डॉट 7H2 है ना, MgSO4 डॉट 7H2O ये इप्सम लवण है। इसी को जो है जली मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो है ग्लोबर लवण का जो है ना फॉर्मूला क्या है बोलने से, Na2SO4, है ना, इसको जलीय सोडियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। Na2, है ना, सोडियम सल्फेट डॉट वाटर के जो है आपके 10 मॉलिक्यूल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो काला नमक या हिमालयी नमक जो है इसमें याद रखोगे NaCl रहता है, FeSO4 है, Na2SO4 है ना, जिसमें सोडियम सल्फेट है, फिर H2S है। ठीक है, उसके बाद जो टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट है किसको कहा जाता है बोलने से, NaCl को, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद याद रखोगे ओलियम, है ना, ओलियम का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में करते हैं। ठीक है, ओलियम का फॉर्मूला क्या है बोलने से, H2O7। ठीक, ओलियम का यूज जो है हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद जो है कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं, और कृत्रिम धुआं आर्टिफिशियली जो धुआं रहता है उसके लिए जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, NH4OH। ठीक, उसके बाद जो है अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं वाटर। हाँ, तो हम लोग जो है अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है जल या वाटर। ठीक है, तो शुद्ध जल रहता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना रहता है बोलने से, शुद्ध जल का पीएच मान रहता है 7। ठीक है, तो ये जो है शुद्ध जल का जो पीएच मान 7 रहता है, ये जो है विद्युत का कुचालक होता है, मतलब यहाँ पर जो है विद्युत आसानी से फ्लो नहीं हो सकता, चालन करने की स्वीकृति नहीं देता है। ठीक, जो शुद्ध जल रहते हैं, शुद्ध जल को जो है यदि विद्युत का सुचालक बनाना है तो सुचालक बनाने के लिए हम लोग जो है इसमें क्या मिलाते हैं बोलने से, अम्ल मिलाते हैं। ठीक है, अम्ल मिलाए तो अम्ल मिलाने से क्या हो जाता है, ये जो है
H प्लस आयन है ना और OH माइनस आयन में टूटते हैं, ठीक है, आयन में टूटते हैं। इसी को जो है ना, इसी को टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन बोलते हैं। यही वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया है। तो शुद्ध जल को विद्युत का सुचालक बनाने के लिए उसमें अम्ल मिलाया जाता है ना, जिससे वे H प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूट जाते हैं, ठीक है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन प्रक्रिया कहलाती है। शुद्ध जल याद रखोगे विद्युत का कुचालक है, जिसका पीएच जो है 100%, जिसका पीएच जो है 7 होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जितने भी जो है जल उपलब्ध है, हमारे पास जितने भी जल की मात्रा उपलब्ध है, हमारे पास 100% मान लीजिए जल है, तो उसमें से याद रखोगे जो समुद्र है ना, समुद्र में 95% वाटर है। पीने योग्य पानी कितना है बोलने से सिर्फ 2% है पूरे पृथ्वी में, और स्थलीय जल कितना है बोलने से स्थलीय जल है 3%, ठीक है। तो 100% में से 2% ही पीने का पानी है, स्थलीय जल कितना है 3% है, और समुद्री जल में पानी की मात्रा कितना है बोलने से 95%। वो रॉ फॉर्म नहीं है समुद्री जल, इसीलिए उसको पी नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद ब्रांस्टेड साहब क्या बताएं, ब्रांस्टेड साहब बताएं कि जल जो है ना एक उभयधर्मी वाला गुण है, ठीक है। उभयधर्मी वाला जल जो है एक उभयधर्मी वाला अणु है, मतलब उभयधर्मी का मतलब ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य कर सकता है, ठीक है। तो जल, ब्रांस्टेड साहब ने बताया कि जल जो है उभयधर्मी वाला अणु है, और ये जो है उभयधर्मी का मतलब ये अम्ल और क्षार दोनों माध्यम में काम कर सकता है, ठीक है। H3O मतलब हाइड्रोजन अम्ल है ना, जो अम्लीय माध्यम है। OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्षारीय माध्यम है, ठीक है। इसीलिए जो है इसको उभयधर्मी, इसमें बस इतना ही याद रखना है, जल एक उभयधर्मी अणु है। किसने बताया, ब्रांस्टेड साहब ने बताया, मतलब ये अम्ल और क्षार के रूप में भी काम कर सकते हैं। आर्यनियस साहब क्या बोलते हैं, जल एक उदासीन अणु है ना। उदासीन बोलने का मतलब क्या है, इस पीएच कितना होगा 7, लेकिन वो शुद्ध जल का होगा, ठीक है। उसके बाद देखोगे पीएच के बारे में बता चुका हूँ, सोरेनसन ने खोजा था। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं 0 से लेकर 14 तक रहता है। फिर शुद्ध जल का, जो जल का जनरली पीएच वैल्यू कितना होता है बोलने से 7 होता है। उसके बाद देखोगे जल की संरचना कैसी होती है बोलने से, जल की संरचना जो है एंगुलर होती है, कोणीय होती है। तो इसमें कितना डिग्री एंगल बनता है बोलने से, हाइड्रोजन के बीच याद रखोगे 104.5 डिग्री है ना, 104.5 डिग्री ना, 104 डिग्री 5 मिनट, 104 डिग्री 5 मिनट का जो है इसमें एंगल बनता है, या बोल सकते हैं 104.5 है ना, 104.5 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। जल की संरचना कैसी है बोलने से कोणीय है। देखो स्टेटमेंट बना बना के जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेटमेंट बना बना के जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल का पीएच कितना है, शुद्ध जल का कितना है। फिर उसके बाद जो है किसने उभयधर्मी अणु कहा, फिर जिसने उदासीन अणु कहा। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद देखोगे इसकी संरचना कैसी होती है, संरचना जो है कोणीय होती है। उसके बाद जल एक ध्रुवीय विलयन है, ठीक है। ध्रुवीय विलयन मतलब जिसमें जो है ना विलायक यदि को मिलाते हैं तो विलायक जो है धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का जो है यहाँ पर वितरण होता है, ठीक है। तो जल एक ध्रुवीय विलयन है, तथा जितने भी ध्रुवीय विलयन है सभी ध्रुवीय विलयन में घुलता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना जल के कोणीय और ध्रुवीय होने के कारण जो है ना इसको सार्वत्रिक विलायक है ना, मतलब ओवरऑल जो है सभी जगह का विलायक माना जाता है। उसके बाद जो है जल के ऑक्साइड देखोगे, जल के नाम देखोगे, हाइड्रोजन के ऑक्साइड और ऑक्सीजन के ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके गुणन विधि, क्रॉस मेथड है ना, इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो है ऑक्साइड बनाएंगे। हाइड्रोजन के जो नेगेटिव 2 पार्ट्स और हाइड्रोजन के -2 पार्ट्स है ना, ये मिलकर जो है हाइड्राइड बनाएंगे। उसके बाद याद रखोगे जल में बंध है ना, जल के अणु जो है ना कौन से बंध के द्वारा जुड़े जाते हैं बोलने से सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। जल के अणु जो है देखो H2O है ना, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का 1 है। तो जल के जो अणु जो है ना आपस में याद रखोगे सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है किसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता, याद रखना फॉस्फीन में जो है नहीं होता। उसके अलावा जो है हाइड्रोजन बंध कहाँ कहाँ होता है बोले से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ना। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जो है ना इनके साथ जो है हाइड्रोजन बंध बनता है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फोन याद रखना है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जो है हाइड्रोजन के बंध बनते हैं, ठीक। उसके बाद जो है हम लोग अगला देखते हैं अमोनिया, ठीक है। अमोनिया, इसका फॉर्मूला क्या है, NH3 है। जितने भी जो ताजे जो मूत्र रहते हैं है ना, जो यूरिन रहता है उसमें जो गंध आता है कारण क्या रहता है, उसमें अमोनिया है ना। जितना भी जो ताजा मूत्र रहेगा उसमें जो गंध आने का कारण क्या है, अमोनिया की वजह से। तो अमोनिया का यूज़ हम लोग यूरिया बनाने में करते हैं, तथा फ्रिज व AC में जो है प्रशीतक है ना, प्रशीतक मतलब कूलेंट के रूप में भी, ठंडा करने की चीज़ों में भी यूज़ किया जाता है। फ्रिज और AC में प्रशीतक के रूप में भी यूज़ करते हैं, यूरिया के रूप में यूज़ करते हैं। जो ताजे मूत्र रहता है उसमें गंध जो है अमोनिया की वजह से होता है, ठीक। फॉस्फीन क्या है बोलने से, फॉस्फीन एक जहरीली गैस है, ठीक। यूरिया देखोगे, यूरिया का फॉर्मूला क्या है बोलने से, NH2
डैश CO डैश NH2। ठीक है, यूरिया कहाँ पर तैयार किया जाता है? एक तो आर्टिफिशियल रूप से प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, या पहला कार्बनिक संश्लेषित यौगिक है जिसका श्रेय जो है होलर नाम के वैज्ञानिक को जाता है। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO फिर NH2। दूसरा प्रयोगशाला में तैयार किया गया है, पहला कार्बनिक संश्लेषित है ना, संश्लेषित कंपाउंड है जिसका बनाने का श्रेय किसका जाता है? बोले होलर नाम के वैज्ञानिक को जाता है। उसके बाद देखोगे एथेनॉल है ना, एथेनॉल इसे पीने योग्य अल्कोहल भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है? C2H5OH है ना, इसी को स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद तीसरा है, अगला है जो है एसीटोन है ना, एसीटोन के बारे में बताया था, नेल पेंट वगैरह में यूज़ करते हैं, पेंट को पतला वगैरह करने में करते हैं है ना। इसका फॉर्मूला CH3CO इसका यूज नाखूनों के जो पॉलिश से हटाने किया जाता है और थिनर के रूप में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखोगे ईथर का यूज़ क्या है? ईथर का फॉर्मूला है, उसके बाद CH3OCH है। उसके बाद इसका यूज़ किस में करते हैं? परफ्यूम बनाने में किया जाता है। उसके बाद ईथर को जो है एनेस्थेसिया के इंजेक्शन में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो दांत के डॉक्टर रहते हैं, दांत के डॉक्टर जो है दांत को निकालते समय या फिलिंग करते समय इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन याद रखना दंत चिकित्सक के द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को निश्चेतक या एनेस्थेसिया के रूप में यूज़ किया जाता है, ताकि जो है उस एरिया में सुन्नपन आ जाए और आपको किसी प्रकार का दर्द वगैरह का महसूस ना हो। नॉर्मल एनेस्थेसिया में जो है हम लोग ईथर को यूज करते हैं ना, ईथर को। ठीक, उसके बाद जल के प्रकार देखोगे, वाटर के प्रकार हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो है पहला जल है सॉफ्ट जल या मृदु जल, इसी को जो है सॉफ्ट वाटर कहा जाता है। ठीक है, इसी को मीठा जल भी बोलते हैं, मीठा पानी भी बोलते हैं। वह जल जो साबुन या अपमार्जक है ना, डिटर्जेंट रहते हैं, उसके साथ जो है झाग देता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? मृदु जल। तो वह जल साबुन या डिटर्जेंट के साथ जो है झाग देता है, उसी को सॉफ्ट जल या मीठा पानी भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा है हार्ड जल है ना, हार्ड जल या कठोर जल, इसी को क्या बोलते हैं? खारा जल भी बोलते हैं। ठीक है, समुद्र का पानी खारा रहता है। वह जल जो साबुन और अपमार्जक के साथ जो है झाग नहीं देता, क्योंकि कारण क्या रहता है झाग नहीं देने का? उसमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स रहते हैं, क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट जल इसी को मीठा पानी बोलते हैं, जो साबुन और डिटर्जेंट के साथ झाग देते हैं। उसका कठोर जल खारा रहेगा और साबुन और डिटर्जेंट के साथ जो है झाग नहीं देगा, क्योंकि इसमें क्या रहता है? कैल्शियम और मैग्नीज के क्लोराइड और उसके सल्फेट, उसके बाइकार्बोनेट उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड हो गया। कैल्शियम का क्लोराइड क्या है? CaCl2, उसका मैग्नीशियम का है MgCl2। उसके बाद जो सल्फेट देखोगे CaSO4 MgSO4। उसके बाद बाइकार्बोनेट Ca है ना, कोष्टक में HCO3 का होल ट्वाइस, फिर MgHCO का होल ट्वाइस। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट्स हो गए। उसके बाद जो है जल की कठोरता याद रखोगे, जल की अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता मतलब जो टेम्परेरी हार्ड रहता है, हार्डनेस रहता है, उसको है ना, उसको हटाने में वो किस वजह से होता है बोलने से मैं बताया था, कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम में उसके बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। जल की अस्थायी कठोरता जो है, जल में उपस्थित जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है बाइकार्बोनेट की वजह से उसकी अस्थायी कठोरता होती है। परमानेंट कैसा रहता है बोलने से, स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट है ना, क्लोराइड 2 देखे थे, सल्फेट 4 देखे थे। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट के वजह से उसकी स्थायी कठोरता होती है, और अस्थायी कठोरता जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। अब हमको ये पता चल गया कि जल की कठोरता या तो अस्थायी होगा या तो स्थायी होगा। स्थायी होने का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट है। अस्थायी कठोरता के कारण क्या है? बाइकार्बोनेट्स है। ठीक है, उसके बाद यदि कठोर है तो इसको हटाने का तरीका भी होगा। अब हटाने का तरीका कैसे है? अस्थायी है तो अस्थायी में जो है आप जल को गर्म करके हटाओगे। ठीक है, कठोर जल में CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाकर कैसे क्या बनाया जाता है? मतलब मृदु जल या सॉफ्ट जल बनाया जाता है। ठीक, अस्थायी कठोर है तो अस्थायी कठोर में क्या होगा? कठोर जल में जो है जल को गर्म करेंगे, गर्म करके जो है कठोर जल में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड ये सबको बनाया जाएगा, मिलाया जाएगा ना, मिलाकर जो है इसको सॉफ्ट वाटर में चेंज किया जाएगा। ठीक, इसी को क्या मेथड बोलते हैं बोले से? इसी को क्लार्क मेथड बोलते हैं। उसके बाद जो है हमारा स्थायी कठोर है तो इस मेथड को ना, इस मेथड को हटाने का प्रक्रिया क्या है बोले से? इसको जियोलाइट प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें जो है जियोलाइट एक जो है द्वितीय जो है उत्प्रेरक होता है ना, कैटलिस्ट होता है, जिसमें जियोलाइट का सूत्र क्या है बोलने से? NaLlNaal कोष्टक में SiO2 है ना, सिलिकॉन ऑक्साइड का होल थ्राइस, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बस याद रखोगे प्रक्रिया है ना, नॉर्मल अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? क्लार्क मेथड का, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाकर सॉफ्ट जल बनाया जाता है। उसके बाद स्थायी कठोरता है तो जियोलाइट प्रोसेस का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है इसका फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद देखोगे हैवी वाटर है ना, हैवी वाटर जिसको भारी जल बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है बोलने से? D2O
है ना। D2O का मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसके खोजकर्ता कौन थे बोलने से HC यूरे साहब थे ना, HC यूरे साहब। पहली बात भारी जल हैवी वाटर, इसके खोजकर्ता कौन है बोलने से HC यूरे। कब खोजा था? 1932 में खोजा था। इसका फॉर्मूला क्या है बोलने से D2O, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, भारी जल जो है हैवी वाटर है उसको सामान्य जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो हैवी वाटर को कैसे प्राप्त करते हैं? सामान्य जल के विद्युत अपघटन, मतलब उसमें जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करेंगे जिसमें हाइड्रोजन H+ और OH- आयन में टूटेंगे। ठीक है, तो भारी जल को सामान्य जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद सामान्य जल का जो है ना एक 6000 भाग है ना, 6000 भाग लेंगे, उसमें से एक भाग जो है भारी जल का होता है। ठीक है, तो दोनों का रेशियो कितना होगा बोलने से 6000:1। तो सामान्य जल कितना होगा? सामान्य जल का 6000 भाग, और जो हैवी वाटर का कितना पार्ट लेंगे? एक पार्ट। ठीक, D2O को भारी जल कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है कथनांक व गलनांक बिंदु जो है सामान्य जल से अलग होता है। ठीक है, उच्च होता है बोल सकते हैं। ठीक है, तो D2O का गलनांक बिंदु जहां पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका कितना है बोला 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। और D2O का जो है मतलब हैवी जल का जो है क्वथनांक बिंदु कितना है बोलने से 101 डिग्री। नॉर्मल का रहेगा तो 100 डिग्री पे गर्म होना चालू हो जाएगा, और इसका गलनांक रहेगा 4 डिग्री, है ना। तो इसमें याद रखोगे सामान्य जल से इसका ऊंचा रहेगा गलनांक बिंदु, तो D2O का गलनांक बिंदु कितना है? 3.8 है, और क्वथनांक बिंदु कितना है बोलने से 101 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद D2O का यूज़ कहाँ करते हैं? जितने भी जो नाभिकीय रिएक्टर रहते हैं वहाँ पर मंदक है ना, मंदक के रूप में, मंदक छड़ों के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद समुद्री जल का pH कितना होता है बोलने से 8 होता है, इसलिए यह एल्काइन क्षारीय होता है। ठीक है, 7 के बाद की चीज़ें क्षारीय रहेंगे। इनमें से कौन जो है समुद्री जल में जो अधिकतम पाया जाता है बोले से सबसे ज़्यादा अधिकतम में सोडियम पाया जाता है। हाँ, उसके बाद जो है देखो कि वर्षा का बूंद है ना, वर्षा का बूंद जो है ना, वर्षा का परिसंचरण तंत्र आपको पता ही होगा। जो हमारे सूर्य है, सूर्य से जो है ना समुद्र या महासागर से जो वहाँ पर जो हीट जो है कंटिन्यू मिलते रहेगा, तो ये जो है हीट जो है गर्म होकर ऊपर भाप बनेगा, भाप बन के जो है ना ये जो है यहाँ पर हार्ड होगा, हार्ड होने के बाद जो है बादल के फॉर्म बनेंगे, फिर यहाँ से जो है बूंदों के रूप में वर्षा होगा। तो वर्षा की बूंदें जो है ना, बूंदों का आकार गोल होने का कारण क्या है बोलने से, है ना, पृष्ठ तनाव है ना, पृष्ठ तनाव जो है, पृष्ठ तनाव की वजह से जो है ये जो है वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार में आती है। ठीक है, उसके बाद जो पेड़ की जो जड़ें रहती है ना, पेड़ की जो जड़ें रहती है वो मिट्टी से ना, मिट्टी से जो है पानी का अवशोषण कैसे करते हैं बोलने से परासरण मेथड के द्वारा कहते हैं ना, परासरण मेथड के द्वारा करते हैं। ठीक, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाता है। ठीक है, बीच में अर्ध पारागर्म झिल्ली रहती है, उसी को परासरण में बोलते हैं। ठीक है, जनरली याद रखना पेड़ों की जड़ें जो है मिट्टी से पानी का अवशोषण परासरण मेथड से करती है। दूसरा, जो वर्षा की बूंद रहेंगे उसका गोल होने का कारण क्या है बोलने से पृष्ठ तनाव है। ठीक है, समुद्री जल में सोडियम सबसे ज़्यादा होता है, pH कितना होता है। उसके बाद D2O का गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इतना रखते हैं, इसके बाद जो है फिर आगे जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ जो है आप लोग लाइक और कमेंट करके बताइए, है ना। और किसी प्रकार का मतलब कोई सजेशन है या कोई किसी चीज़ का मतलब आवश्यकता है, जो भी चीज़ें हो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि देखिए हमारा जो है कम्युनिकेशन जो है डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। मैं क्लासेस ले रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आप लोग क्लास देख रहे हैं, है ना। जब तक आप लोग का भी प्रतिपुष्टि नहीं रहेगा तो मेरे को भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है कमेंट्स के माध्यम से चीज़ें बताइए, और क्या क्या चीज़ें अच्छा कर सकते हैं, और कुछ किसी प्रकार का सुझाव वगैरह हो तो वो भी चीज़ बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।